अनु की बात सुनकर सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ वेद प्रकाश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैम, ये क्या कह रही है आप? इससे कितनी बदनामी होगी आपने। आप। वेद प्रकाश की बात सुनकर अनु का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, आपसे जितना कहा गया है आप उतना कीजिए। सचिन अभी विदेश में है, वो भारत आए इससे पहले यह काम हो जाना चाहिए। वेद के पास अपनी कंपनी के डायरेक्टर, मालिक की बीवी मालती की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे 15 साल के कैरियर में यह सबसे अजीब काम को करने का असाइनमेंट दिया जा रहा था। वेद जानता था कि अनु अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने वाली, फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैम, ऐसे पेपर में एडवर्टीजमेंट देना क्या ठीक रहेगा? हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो सचिन सर के साथ रात बिताए और एक बच्चे की मां बनने के बाद वह बच्चा सिंघानिया परिवार को देकर और अपनी कीमत लेकर चली जाए। ऐसे तो पूरी दुनिया हम पर थू थू करेगी। मिस्टर वेद, यह काम आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें। अनु ने सख्त नजरों से वेद की ओर देखते हुए कहा, मैम, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से मैं ऐसी कुछ लड़कियों का इंतजाम कर सकता हूं जो पैसे लेकर यह काम करने को राजी हो जाएंगी। वेद ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, डू इट। यस मैम, बोलकर वेद वहां से चला गया। वेद के जाने के बाद अपने विला के सोफे पर बैठी अनु उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसकी नज़र अपनी और सचिन की उस बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी जो उसके बेड के सिराहने लगी थी। 3 साल पुरानी तस्वीर यह देखकर उसे लग रहा था मानो ये कल की ही बात हो जब वह हनीमून के शादी के बाद अपने फेवरेट प्लेस गुलमर्ग गई थी। वर्षों पुराने प्यार का शादी में तब्दील हो जाना किसी सपने के साकार होने जैसा था। अनु और सचिन दोनों बहुत खुश थे। उनके गुलमर्ग पहुंचते ही वहां मौसम की पहली बर्फ गिरी थी, जिससे वहां का मौसम और भी ज्यादा सुहावना हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी दोनों का स्वागत कर रही हो। सचिन को बर्फ में स्कीइंग करने का बेहद शौक था। वे दोनों जिस रिसोर्ट में ठहरे थे वह स्कीइंग रिसोर्ट ही था। सचिन के कहने पर अनु ने भी स्कीइंग सीखना शुरू किया। वो उसका बार बार लड़खड़ाना और सचिन का उसको थाम लेना। सचिन की आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी, अनु, ध्यान से, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है सचिन, लेकिन ये बताओ, मैं तुम्हारी तरह स्कीइंग कब कर पाऊंगी? बस बैलेंस बनाने की कोशिश करो और देखो वो दाईं तरफ वाली झलान की ओर मत जाना। अनु को सच में बहुत मजा आ रहा था। उसने मस्ती में सचिन की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उस तीखी ढलान पर तेजी से फिसलने लगी। तेजी से फिसलते हुए उसके हाथों से स्टिक छूट गई। उसने डरकर चिल्लाते हुए कहा, सचिन, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, मुझे जल्दी पकड़ो प्लीज। घबराओ मत अनु, बस अपना संतुलन बनाकर रखो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। बोलते हुए सचिन ने अपने स्कीइंग की स्पीड तेज कर दी। अनु की गति तेज होती चली जा रही थी और अब संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। सचिन, प्लीज हेल्प, मैं अब गिर जाऊंगी। इतना बोलते ही अनु के सामने एक तीखा मोड़ आया और वह मुड़ नहीं सकी और वह सीधा खाई की ओर फिसलने लगी। अब तक वह अपना संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो खाई की तरफ और आगे बढ़ती सचिन की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था। ओह, थैंक्स सचिन, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अनु ने सचिन की बाहों का सहारा लेते हुए कहा, ऐसे कैसे क्या हो जाता? तुम मेरी जान हो और मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दे सकता। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, जीवन के हर मोड़ पर ऐसे ही साथ दोगे ना? भावुक हो अनु ने सचिन की आंखों में देखते हुए कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है मीलॉर्ड, सचिन ने हंसते हुए कहा। तभी सचिन के सहारे खड़ी अनु को अपने बाएं पैर में दर्द महसूस हुआ जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। उसने दर्द से परेशान होकर कहा, सचिन, शायद मेरे बाएं पाँव में मोच आई है। ओह, चलो स्वीट में वापस चलते हैं, वहाँ कुछ फर्स्ट एड हमें मिल जाएगा। ओके। अनु ने जैसे ही सचिन का सहारा ले चलने की कोशिश की, दर्द से दोहरी हो धम से वहीं बैठ गई। फिर सचिन ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस
बर्फीली चढ़ाई पर चढ़ते हुए किसी तरह रिसोर्ट तक पहुंचाया था। अतीत की इस खूबसूरत याद से बाहर आते हुए अनु ने अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए अपने आप से कहा, वो सब कितना रोमांटिक था। अगर वो पल वहीं थम गया होता तो आज अपने साजन के लिए सहेली नहीं ढूंढ रही होती। मुंबई के स्लम इलाके के एक छोटे सी खोली में राधिका ने गणपति बप्पा के सामने दीपक जलाया ही था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? आती हूँ, रुको जरा। उसने जल्दी से बप्पा को प्रणाम करते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ दरवाजा खोला तो सामने विनायक भाऊ खड़े थे। उन्होंने राधिका को देखते ही कहा, अरे राधिका, क्या कर रही तू इतनी देर से? दरवाजा बजा रहा था। कुछ नहीं भाऊ, बस गणपति को आरती दिखा रही थी। आओ ना बैठो। तेरी छोटे बहन की तबीयत कैसी? अभी वैसी ही है भाऊ। डॉक्टर बोल रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिल में बहुत बड़ा छेद है। बिचारी ठीक से सांस भी नहीं ले पाती। उसे देखकर रोना आता है भाऊ। आई बाबा के जाने के बाद अपना कहने को बस यही तो है मेरे पास। राधिका ने पास ही तख्त पर लेटी अपनी छोटी बहन संजना को देखते हुए कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोने से वो ठीक नहीं होगी रे। विनायक ने सांत्वना के स्वर में कहा, क्या करूं भाऊ? कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? अपने आंसू पोंछते हुए राधिका ने कहा, ऐसे नहीं बोलने का। अभी तेरा भाऊ है ना इधर, मैं तेरे वास्ते बहुत बढ़िया काम लेके आया है, जिससे तेरे को इतने पैसे मिलेंगे कि तेरी छोटी बहन के ऑपरेशन का सारा इंतजाम हो जाएगा। क्या बोलते भाऊ? इतने पैसे मेरे को कौन देगा कि मेरी छोटी बहन का ऑपरेशन हो जाए? लाखों रुपए लगेंगे इसमें। देंगे ना है सिंघानिया इंडस्ट्री की मालकिन अनु सिंघानिया देगी। अच्छा, लेकिन क्यों? मेरी पूरी बात ध्यान से सुन। अनु सिंघानिया को एक लड़की चाहिए जो उसके पति सचिन सिंघानिया से एक बच्चा पैदा करके उन्हें दे सके। क्या? भाऊ की बात सुनकर राधिका के हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि जीवन की मजबूरियां उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगी। भाऊ उसके चेहरे को देखकर उसके मन में उठे तूफान को समझ सकता था। एक सामान्य परिवार की लड़की के लिए ऐसा काम स्वीकार कर लेना इतना आसान नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, देख राधिका, मैं जानता हूं तू क्या सोच रही है। तुझे तेरी बहन की जिंदगी बचानी है तो तेरे पास यही एक रास्ता है। इतने सारे पैसे तुझे और कोई नहीं देगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। तुम ठीक कह रहे हो भाऊ, ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार होकर सामने बस स्टैंड पर आ जाना। मैं तेरा उधर ही इंतजार कर रहा हूँ। आज ही इंटरव्यू है तेरा। बोलते हुए भाऊ खोली से बाहर निकल गया। राधिका ने हाँ में सर हिला दिया और भाऊ के जाते ही वो अपने घर के छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोली, बप्पा अगर तू ये चाहता है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे घुट घुट कर मरते नहीं देख सकती। आगे सब संभाल लेना बप्पा। बोलते हुए राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक खुशी भी थी कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। वह जल्दी से तैयार होकर बस स्टैंड पर आ गई जहां भाऊ उसका इंतजार कर रहा था। मे आई कम इन मैम? प्लीज कम इन मिस्टर वेद। अनु ने वेद को अपने केबिन में अंदर आने को कह सामने बैठने का इशारा करते हुए पूछा। हाँ बताइए वेद, क्या है? मैम, वो सारी लड़कियां आई थी जिन्हें हमने उस विशेष काम के लिए बुलाया था। ओके, फिर उनमें से 3 लड़कियों को हमने आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया है। ओके, एक एक करके तीनों को मेरे केबिन में भेज दो। तीनों लड़कियों को सब समझा दिया है ना? यस मैम। राधिका सिंघानिया इंडस्ट्री के बड़े से ऑफिस में शॉर्ट लिस्टेड 2 लड़कियों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन बाकी की 2 लड़कियों को देखकर उसे खुद के चुने जाने पर भरोसा नहीं हो रहा था। वे दोनों फटीदार इंग्लिश बोल रही हाई फाई फैशनेबल लड़कियां उसकी ओर देखकर कुछ बातें कर हंस रही थीं। राधिका को उनके द्वारा बोले गए हिंदी के कुछ शब्द ही समझ में आ रहे थे, जैसे गंवार, देहाती। राधिका ने उनको इग्नोर करना ही ठीक समझा और मन ही मन अपने गणपति बप्पा का ध्यान करने लगी।
पिछले 2 दिनों में लगातार उसके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए थे, जिसमें वो सफल हो आखिरी 3 लड़कियों में चुनी गई थी। दोनों लड़कियों के इंटरव्यू के बाद आखिरकार उसका नंबर भी आ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना भी आ रहा था। उसने डरते डरते अनु सिंघानिया के केबिन में प्रवेश किया। राधिका, आओ बैठो। जी मैम, बोलते हुए राधिका सामने की कुर्सी पर सहमकर बैठ गई। हाँ तो बताओ, तुम ये काम क्यों करना चाहती हो? मैम, मेरी छोटी बहन के ऑपरेशन के लिए मेरे को बेहद पैसे चाहिए। उसका ऑपरेशन नहीं होगा तो वो मर जाएगी, उसको बचा लो मैडम प्लीज। अपनी बात कहते कहते राधिका का गला भर आया। ओके ओके, कहाँ की रहने वाली हो? मेरा गांव कोल्हापुर के पास है, उधर ही मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। मेरे आई बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। राधिका एक सांस में जल्दी जल्दी बोलकर सब बता देना चाहती थी। अनु ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम्हें पता है न तुम्हें क्या करना है? हाँ जी। तो तुम ये बताओ कि पैसे लेकर तुम सबसे पहले क्या करोगी? मैं पैसे लेकर अपने गांव चली जाऊंगी और अपनी बहन का इलाज करवाऊंगी। ठीक है, जाओ बाहर बैठ जाओ। तुम्हें आगे क्या करना है अभी बता दिया जाएगा।